नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, दिन भर क्या रहा स्पेस डिफेंस इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो आ रही है भारत के थिएटर कमांड को लेकर। दोस्तों, भारत अमेरिका और चीन की तर्ज पर तीनों सेनाओं को मिलाकर थिएटर कमांड बनाने की दिशा में काम कर रहा है, लेकिन हम पहले ही इस प्रोसेस से बहुत पीछे चल रहे हैं। अब ऐसा कहा जा रहा है कि नए साल की शुरुआत में यानी कि 2023 में नया थिएटर कमांड आकार ले सकता है। कहा यह जा रहा है कि पहली थिएटर कमांड एयर डिफेंस कमांड होगी और इसकी रूपरेखा खुद भारतीय वायुसेना पूरा कर चुकी है। अभी एयर डिफेंस से जुड़े फैसले वायुसेना के अलावा अपने अपने इलाकों में थल सेना और नौसेना भी करती है, यानी कि पहली थिएटर कमांड एयर डिफेंस कमांड होने वाली है और मार्च 2023 से पहले ये आकार ले लेगी। ये कमांड पूरी तरीके से वायुसेना के नियंत्रण में होगी और भारतीय वायुसेना प्रमुख के पास इसके ऑपरेशनल अधिकार होंगे। और कहा यह भी जा रहा है कि थिएटर कमांड का एक अलग से प्रमुख भी होगा जो एयर मार्शल रैंक का अधिकारी होगा। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो एयर डिफेंस कमांड है इसमें वायुसेना का नियंत्रण होगा, एयर मार्शल रैंक का अधिकारी इसका प्रमुख होगा। वहीं जो समुद्री कमान होगी, इस कमान का पूर्ण अधिकार नौसेना प्रमुख के पास होगा और पूर्वी और पश्चिमी कमान, इन दोनों कमान के मामले में निर्णय थल सेना प्रमुख ही लेंगे। चारों कमान बनने के बाद एक लॉजिस्टिक कमान भी बनेगी। हालांकि भविष्य की युद्ध की चुनौतियों को देखते हुए एक अंतरिक्ष कमान बनाने की भी योजना है। थिएटर कमान बन जाने से दोस्तों आपको मालूम है कि सेना की मारक क्षमता बढ़ जाएगी, संसाधनों का प्रभावी इस्तेमाल किया जाएगा और किसी भी युद्ध की चुनौतियों के लिए सेना तैयार रहेगी। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ, जो कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को लेकर आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा लेखा विभाग से वित्तीय साधनों का सूझबूझ से इस्तेमाल सुनिश्चित करने का आग्रह किया है ताकि निर्णय लेने की प्रक्रिया पारदर्शी बने और उसमें तेजी आए। साथ ही उन्होंने कहा कि विभाग में आईटी क्षमताओं, वित्तीय जानकारी और अन्य मुख्य क्षेत्रों के बारे में सुधार प्रक्रिया अपनानी चाहिए। उन्होंने आंतरिक सतर्कता व्यवस्था को मजबूत बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सैनिकों, पेंशनरों और अन्य पक्षों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान करने पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्र को आश्वासन भी दिया है कि भारत पर बुरी नजर डालने वाले किसी को भी मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमारी सशस्त्र सेनाएं पूरी तरीके से तैयार है। उन्होंने बताया कि सेना को अत्याधुनिक हथियारों से लैस किया जा रहा है और देश को भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए स्वदेशी शस्त्र और साजो सामान निर्मित किए जा रहे हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारे सैनिकों ने अपने आप को बार बार साबित भी किया है। उनके तैयारियों और साहस का सबूत सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और गलवान घाटी में हमारे सैनिकों ने अपनी वीरता से दिखाई है और आज भारत सुनने वाले देश की जगह बोलने वाला देश बन गया है और पूरी दुनिया भारत को सुनने के लिए इच्छुक रहती है। और भारत अब शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में भी शामिल हो चुका है और जल्द ही शीर्ष 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे जी 4 दिनों की सरकारी यात्रा पर फ्रांस रवाना हो गए। जनरल पांडे भारत और फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए वहां के सेना प्रमुख और शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच रक्षा सहयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। जनरल पांडे की फ्रांस यात्रा से भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच परस्पर विश्वास और आपसी समझ भी बेहतर होगी। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि भारत बांग्लादेश सीमा की कुल लंबाई जो कि 4096.7 किलोमीटर है, जिसमें से 3145 किलोमीटर पर बाड़ लगाई जा चुकी है, जबकि बाकी के हिस्से पर भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कुछ न कुछ अवरोधक स्थापित किए जाने की अब योजना तैयार हो चुकी है। 2021-2022 के लिए गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत बांग्लादेश सीमा घुसपैठ के लिहाज से बेहद संवेदनशील है और बांग्लादेश से भारत में अवैध जो लोग आते हैं और सीमा पार जो गतिविधियां हैं उन पर लगाम लगाना हमेशा से एक चुनौती रहा है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा था कि पिछले 5 वर्षों में 2399 बांग्लादेशियों को धोखाधड़ी से हासिल भारतीय दस्तावेजों का इस्तेमाल करते हुए पाया गया और अब अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान करने के लिए तुरंत कदम भी उठाए जा रहे हैं और अगर गलत तरीके से उनके आधार कार्ड बने हुए हैं या उन्होंने हासिल कर लिए हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारियों ने बांग्लादेश की बीजीपी के अपने समकक्षों के साथ बातचीत की है, जिसमें कहा गया है कि दिन और रात दोनों ही समय में समन्वित तरीके से गश्त लगाने से सीमा पार अपराध पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। बता दें कि इस सम्मेलन का आयोजन कोलकाता में किया गया है। बीएसएफ ने बांग्लादेशी तस्करों, विशेषकर मवेशियों की तस्करी में शामिल लोगों के द्वारा अपने कर्मियों पर हमले जैसे मुद्दों को भी उठाया। बीएसएफ ने कहा कि कई बार
ये जो घुसपैठी हैं वो हमला करते हैं वो काफी खतरनाक होते हैं, जिसकी वजह से बीएसएफ के कर्मियों को आत्मरक्षा के लिए गोलियां चलाने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिसके कारण ये मौतें होती हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बांग्लादेश की तरफ से भी मुद्दा उठाया गया था कि आप हमारे लोगों पर गोलियां चला देते हैं, तो उसका जवाब बीएसएफ ने दे दिया है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जो कि भारतीय सेना को लेकर आ रही है। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू ने कहा कि भारतीय सेना ने रक्षा निर्माण क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर की अहमियता को पहचान लिया है। हम प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी चाहते हैं। उन्होंने कहा कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट का 25% स्थानीय उद्योगों के लिए रखा गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारा समझौता पारदर्शी है। हम आपको प्रोडक्ट मुहैया कराएंगे और दिए गए डेडलाइन के तहत उनके वांछित नंबर मुहैया कराने होंगे। उद्योगों को संबोधित करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा कि आपको बढ़ने के लिए हम ढेर सारे मौके मुहैया कराएंगे। साथ ही उन्होंने आगे बताया कि सरकार ने 400 प्रोजेक्ट्स को आयात न करने का फैसला लिया है। साथ ही ये भी कहा है कि इनका निर्माण देश में ही करना होगा। राजू जी ने बताया कि भारत की सेना अगले 10 सालों में आधुनिकीकरण के लिए तैयार है, और जब हम आधुनिकीकरण की बात करते हैं तो उसका मतलब है स्वदेशी आधुनिकीकरण। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो शीर्ष खुफिया अधिकारी हैं उनसे कहा है कि प्रत्येक राज्य में जो भी अवैध प्रवासी हैं उनका पता लगाया जाए, उन्हें हिरासत में लिया जाए और उन्हें डिपोर्ट किया जाए। भले ही पड़ोसी देश उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर दें, तब भी आपको ये काम करना है। अभी हाल ही में अमित शाह जी ने सभी राज्यों के सब्सिडियरी इंटेलिजेंस ब्यूरो को प्रत्येक राज्य में लगभग 100 घुसपैठियों की पहचान करने, उनके दस्तावेजों की जांच करने और यदि संभव हो तो उन्हें गिरफ्तार करने का काम सौंपा है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंडोनेशिया रवाना हो गए हैं। सम्मेलन के दौरान G20 देशों के नेता वैश्विक मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श करेंगे। सम्मेलन का विषय रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर, यानी कि संकट के साथ मिलकर और मजबूत होकर उभरें। सम्मेलन के एजेंडे के अनुसार खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल बदलाव पर 3 कार्य सत्र आयोजित होंगे। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ, जो कि G20 को लेकर ही आ रही है। G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने बाली पहुंचे रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के बाद अस्पताल ले जाया गया। इंडोनेशिया के अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी दी है। हालांकि रूस ने इस बात का खंडन किया है और कुछ खबरें ये भी आ रही है कि इस खबर को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, क्योंकि इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि लावरोव का उपचार किया गया है या नहीं। दोस्तों, आपको मालूम है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन G20 की मीटिंग में शामिल नहीं हुए हैं। उन्होंने अपनी जगह वहां पर विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव को वहां भेजा है। राष्ट्रपति पुतिन के गायब होने की वजह यही है कि उनके ऊपर तरह तरह के सवाल उठाए जा सकते हैं, खासकर कि यूक्रेन मुद्दे को लेकर। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, आज के समय में बिल्कुल लड़ाई का तरीका बदल चुका है और वही देश सबसे आगे रहता है जिसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन हो, यानी कि इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना एक बड़ी चुनौती माना जाता है और इसका सबसे बड़ा जरिया होता है सैटेलाइट्स, जो युद्ध का पूरा रुख बदल देते हैं। अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि भारत अपने दुश्मनों के हर कदम पर सैटेलाइट के जरिए नजर रखता है, जिनमें पाकिस्तान भी है। लेकिन अब चीन भारतीय सैटेलाइट को किसी भी खुफिया जानकारी से दूर रखना चाहता है। कहा जा रहा है कि चीन अपना अत्याधुनिक SLC-18 स्पेस सर्विलांस रडार पाकिस्तान को सप्लाई करने वाला है। जोहे में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय विमानन और एयरस्पेस प्रदर्शनी में पहली बार इस रडार को सार्वजनिक प्रदर्शनी के लिए रखा गया। प्रदर्शनी में 10 मीटर का SLC-18 रडार रखा गया है, जो बहुत ही प्रभावी है। इस रडार ने हर तरीके की स्थिति में कई लो अर्थ ऑर्बिट यानी कि LEO सैटेलाइट का पता लगाया जा सकता है। चीन के इस रडार में पाकिस्तान की दिलचस्पी इसीलिए है क्योंकि इसकी कीमत काफी सस्ती है, यानी कि ये रडार बेहद सस्ते दामों पर उपलब्ध है। इस रडार को चीन की सरकारी कंपनी ने तैयार किया है। ये कंपनी चीनी सेना के लिए कई मिसाइल, रडार और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी तैयार करती है। चीन की तरफ से कहा जा रहा है कि ये रडार हमारे मित्र देशों को अंतरिक्ष में मौजूद टारगेट का पता लगाने की सुविधा प्रदान करेगा। युद्ध के मैदान में ये संतुलन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आपको बता दें कि अगर भारत और पाकिस्तान युद्ध के मैदान में आमने सामने आते हैं तो भारत हर मूवमेंट पर नजर रखेगा, लेकिन इस रडार से पाकिस्तान भी देख सकेगा कि भारतीय सैटेलाइट्स कहां हैं। ये रडार किसी भी सैटेलाइट की ट्रैकिंग करके उसकी पथ का यानी कि उसके रास्ते का पता लगा लेता है। इसके बाद सैटेलाइट ग्राउंड पर बैठे अधिकारियों को सिग्नल के जरिए बता देता है कि किस समय सैटेलाइट उनके ऊपर होगा या नहीं। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा हथियार आपको मालूम है चाइना सप्लाई करता है, चाहे वो पनडुब्बी हो, चाहे वो विमान हो, चाहे वो हथियार हो। ऐसे में भारत के लिए बड़ी टेंशन बन सकता है। दोस्तों, तुर्की के इस्तांबुल में एक धमाका हुआ और इस धमाके में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई है और 53 लोग घायल हो चुके हैं और धमाके का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने इस धमाके को
हमला करार दिया है और कहा कि इसके जिम्मेदार लोगों को सजा मिलेगी। कहा जा रहा है कि इसमें 3 लोग संदिग्ध हैं, जिनमें से कुछ को पकड़ा भी जा चुका है। जिस जगह पर यह हमला हुआ है वो जगह काफी भीड़ भाड़ वाली होती है। शुरुआत में कहा जा रहा था कि ये विस्फोट किसी आतंकवादी गुट ने किया था। इसमें 4 महिलाएं और 2 पुरुष भी मारे गए हैं। दोस्तों, इस हमले में जिन लोगों की जान गई है उनके प्रति हमारी गहरी संवेदना है, लेकिन तुर्की को अब पाकिस्तान का साथ देना कितना अच्छा हो रहा है ये आप इस घटना से जोड़कर देख सकते हैं। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, ताइवान के राष्ट्रपति ने एक बयान में कहा है कि चीन के बार बार संकेत दिए जाने के मद्देनजर उसके संभावित हमलों के लिए उन्हें तैयार रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ऐसा जल्द हो सकता है। ताइवान के मुकाबले चीन की सेना बहुत बड़ी है, लेकिन ताइवान ने भी अपने रक्षा खर्च को बढ़ाने का प्रयास किया है। अभी हाल ही में दोस्तों चीन के राष्ट्रपति ने युद्ध के लिए तैयार रहने की धमकी दी है। ऐसे में ताइवान ने कहा कि उन्होंने अपने रक्षा बजट में 13% की बढ़ोतरी की है। 2023 तक इसे और बढ़ाकर 19 अरब डॉलर तक पहुंचाने की योजना है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, बेलाट्रिक्स जो कि IISc इनक्यूबेटेड स्पेस स्टार्टअप इंस्टीट्यूट है, इसका गठन 2015 में किया गया था, जो कि लगातार प्रपल्जन सिस्टम्स को तैयार कर रहा है और इन्होंने मोनोप्रोपेलेंट थ्रस्टर्स, ग्रीन प्रोपेलेंट और इलेक्ट्रॉनिक थ्रस्टर्स विकसित किए हैं। और कंपनी ने अभी हाल ही में कर्नाटक सरकार के साथ बैंगलोर में एक विश्व स्तरीय अंतरिक्ष कारखाना स्थापित करने में $76 मिलियन की निवेश करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आपको बता दें कि इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथन जी ने IISc में स्थित बेलाट्रिक्स की अंतरिक्ष प्रपल्जन लेबोरेटरी का दौरा किया और उनके उच्च प्रदर्शन वाले ग्रीन मोनोप्रोपेलेंट थ्रस्टर और हॉल इफेक्ट थ्रस्टर के परीक्षण का निरीक्षण किया। और बता दें कि 12 नवंबर को बेंगलुरु में अपने नए ग्रीन ऑफिस थीम वाले मुख्यालय का भी उद्घाटन किया गया। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।